ऊर्जा से रिलेटेड अपना भाग सेकंड है, जिसमें ऊर्जा संरक्षण का नियम और ऊर्जा स्थानांतरण के हम उदाहरण देखेंगे। ये वाला जो टॉपिक है वो पहले भी मैंने बताया था, ये सामान्य विज्ञान के अंतर्गत आता है। फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में भी है, पटवार पुलिस में भी है, और रिट लेवल सेकंड में भी साइंस का जो पार्ट है उससे भी ये रिलेटेड है। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम जो अपन जाने, तो पहले यूं जाने कि ऊर्जा संरक्षण का नियम जब भी पूछा जाता है उसमें यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है। ऐसे तो यांत्रिक ऊर्जा क्या होती है? गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का जो योग होता है उसे ऊर्जा फलन कहते हैं या उसे यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। देखिए, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर ऊर्जा फलन कहलाता है, और इन दोनों का जो योग होता है इसे हम क्या कहते हैं? यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। समय का ध्यान में रखते हुए पहले मैंने इसको लिख लिया है, आप भी रिवर्स करके इस ये जो पॉइंट मैंने लिखे हैं इनको उतार लेना आप। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या होता है? संरक्षी बल क्षेत्र के प्रभाव में जब किसी पिंड पर उसकी स्थिति या विन्यास परिवर्तन के लिए जो कार्य किया जाता है वह कार्य उसकी स्थितिज ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, और जब वापस वह बल यदि हम हटा लेते हैं तो वही स्थितिज ऊर्जा समान परिमाण की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। समान परिमाण की जो गतिज ऊर्जा होती है वह उससे कैसे होती है? विपरीत होती है। शब्दों के रूप में अपन देखें तो इस तरह से देख सकते हैं, जब किसी कण पर संरक्षी बल लगाकर, संरक्षी बल क्षेत्र का जो प्रभाव होता है, ये जब बल होते हैं उसी अवस्था में ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना होती है। कौन से होते हैं? चुंबकीय बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है, गुरुत्वीय बल जो है वो संरक्षी बल है, विद्युत बल जो होता है वो संरक्षी बल होता है। चुंबकीय बल, गुरुत्वीय बल और विद्युत बल लगाकर किसी पिंड या कण की स्थिति या विन्यास में जब परिवर्तन किया जाता है तब किया गया जो कार्य होता है वह उसकी स्थितिज ऊर्जा में संचित हो जाता है। जैसे ये पेन है, इस पेन को हम उठा करके ऊपर तक लेकर के आते हैं तो यहाँ कौन सा बल है? यहाँ ये गुरुत्वीय बल है। तो गुरुत्वीय बल की अवस्था में जो किया गया कार्य है वो उस पिंड की स्थितिज ऊर्जा में संचित हो गया, और जैसे ही यहाँ गुरुत्वीय बल यानी जो बल लगाया था हमने ऊपर लाने के लिए गुरुत्वीय बल के विरुद्ध, तो जैसे ही हम हाथ हटाएंगे, हाथ हटाते ही ये पिंड किस तरफ गति करेगा? ये नीचे की तरफ गति करेगा, और इसकी स्थितिज ऊर्जा में जो परिवर्तन है, स्थितिज ऊर्जा का जो रूप है वो किस में चेंज हो जाएगा? ये गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस रूप में कह सकते हैं स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। लगाए बल को हटा देने पर कण पूर्व स्थिति में लौटता है, कण यहां से वापस पूर्व अवस्था में लौटता है। तब स्थितिज ऊर्जा समान परिमाण की, जितनी स्थितिज ऊर्जा होती है उतने ही मान की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। अर्थात स्थिति परिवर्तन के दौरान स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन किसमें? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, परंतु कैसा होगा? विपरीत होता है। इसको हम लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं, स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। विपरीत के लिए किसका निशान लगाते हैं? माइनस का यहां लगाते हैं। इसको लिखते इस तरह से है कि डेल यू बराबर माइनस डेल के। डेल जो शब्द है, ये डेल जो है सिंबल जो है ये परिवर्तन के लिए व्यक्त करते हैं। इसको ट्रांसफर करते हैं अपन तो ये बन जाता है डेल यू प्लस डेल के बराबर क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जबकि डेल यू को हम कैसे लिखते हैं? u2 माइनस u1 प्लस, इसको हम कैसे लिखेंगे? k2 माइनस k1 बराबर 0। और जब इसको सरल करेंगे तो u1 और इस k1 को आप इस तरफ ले आइए और इस तरफ लेकर के आएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा u2 प्लस k2 बराबर u1 प्लस k1, यानी दोनों का मान कैसा हो गया? बराबर। और इसको हम क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? अचर। यानी ये वाला संरक्षण का नियम बन गया। यानी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो योग होता है, यानी यांत्रिक ऊर्जा जो होती है वह हमेशा कैसी रहती है? अचर। कब? उसी अवस्था में संरक्षी बल क्षेत्र के प्रभाव में, संरक्षी बल क्षेत्र के प्रभाव में,
संरक्षी बल क्षेत्र जब होगा उस अवस्था में कुल यांत्रिक ऊर्जा हमेशा कैसी बनी रहती है, नियत बनी रहती है। अर्थात संरक्षी बल क्षेत्र के प्रभाव में ऊर्जा न नष्ट होती है न उत्पन्न होती है, एक रूप से दूसरे रूप में क्या होती है, रूपांतरित होती है। और एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है तो किसी भी अवस्था में हम देखें तो उन दोनों ऊर्जाओं का या कुल यांत्रिक ऊर्जा जो होती है हमेशा कैसी बनी रहती है, अचर बनी रहती है। इसे ही क्या कहते हैं, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। इसी में एक और चीज आ जाती है, जैसे संरक्षी की जगह मैं असंरक्षी कर दूं तो उस अवस्था में संरक्षण का जो नियम है वह इस रूप में स्थापित हो जाता है, जैसे असंरक्षी बल हो, असंरक्षी बल हो। असंरक्षी बल के रूप में कौन कौन से आ जाते हैं, घर्षण बल आ जाता है, अवमंदन बल आ जाता है, जो विरोध उत्पन्न करे उसको अपन असंरक्षी बल के रूप में जानते हैं। तो असंरक्षी बल हो उस अवस्था में क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा प्लस, यानी स्थितिज का गतिज में रूपांतरण होता है लेकिन कुछ ऊर्जा क्षयित हो जाती है, लेकिन वह क्षयित नहीं होती, वह भी किसी न किसी रूप में रूपांतरित हो जाती है। जैसे पत्थर को हम गिराते हैं और माध्यम हवा है तो ऐसी अवस्था में क्या होगा, स्थितिज का रूपांतरण गतिज में होगा, लेकिन हवा के घर्षण के कारण वह पिंड या जो वस्तु है वो क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, तो उसमें ऊर्जा आ जाती है। या फिर वो ध्वनि करती है, साउंड होती है उसमें, तो वहां कुछ ऊर्जा का अंश जो है वो उसकी ध्वनि ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। और इन ऊर्जाओं को अपन किसके रूप में जान लेते हैं, उनको अपन आंतरिक ऊर्जा के रूप में इसे कहते हैं, आंतरिक ऊर्जा। और इन सब का जो मान होता है वो कैसा होता है, नियत होता है। तो देखो असंरक्षी बल हो उस अवस्था में ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है उसको हम इस रूप में लिखते हैं, स्थितिज, गतिज और आंतरिक ऊर्जा बराबर नियत। और जब संरक्षी बल क्षेत्र का प्रभाव हो उस समय ऊर्जा का जो रूप होता है वो किस रूप में होगा, वो ये नहीं आएगा, आंतरिक ऊर्जा नहीं होगी। स्थितिज प्लस गतिज बराबर किसके रूप में अपन लिखते हैं, अचर या नियत के रूप में इसे लिखते हैं। अपन इसके उदाहरणों की बात करें तो इसका पहला जो उदाहरण है बड़ा इंपॉर्टेंट उदाहरण है, एग्जाम में पर्सन आते हैं, अभी फर्स्ट ग्रेड में क्वेश्चन आया था ऐसे। तो पहला जो उदाहरण है वह कि जब किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक ऊपर से गिराते हैं तो ऐसी अवस्था में ऊर्जा हमेशा कैसी रहती है, संरक्षित रहती है। तो स्वतंत्र रूप से गिरते पिंड की ऊर्जा, जैसे ये पिंड है, m द्रव्यमान का पिंड है, a अवस्था में है और पृथ्वी सतह से इसकी ऊंचाई कितनी है, h। जब इस पिंड को यहां से हम गिराते हैं तो इसकी ऊर्जा में किस तरह से परिवर्तन होता है, यहां संरक्षी बल क्षेत्र यानी गुरुत्वीय बल है, कोई घर्षण बल नहीं हो, हवा नहीं हो, निर्वात की अवस्था हो, उस समय की मैं बात कर रहा हूं। तो यहां इस पिंड की कुल ऊर्जा जो होगी उस कुल ऊर्जा को हम किसके रूप में लिखेंगे, K प्लस यू होगा। और इसका मान कैसा रहेगा, इसका मान नियत रहेगा। कैसा रहेगा, नियत। यहां K के रूप में लिखते हैं 1/2 mv² प्लस U के रूप में लिखते हैं mgh। V कौन सा है, जैसे यहां A अवस्था है तो यहां पिंड का वेग क्या होगा, VA, तो इसे VA कर देते हैं। जबकि हमें पता है VA बराबर क्या है, 0। प्रारंभिक अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था जो होगी उसमें प्रारंभिक वेग हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो इस तरह से यहां कुल ऊर्जा की जो बात की जाए, कुल ऊर्जा E बराबर 0 प्लस mgh। यानी हम यहां देखते हैं कि जब पिंड अधिकतम ऊंचाई पर होता है उस समय उसकी कुल ऊर्जा जो होती है वो किसके रूप में होती है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में होती है। अब ये पिंड जैसे गति करके और ये यहां पहुंचता है और माना इसने दूरी कितनी तय की, x दूरी तय की, और x दूरी तय करता है, उस अवस्था में यहां उसकी कुल ऊर्जा क्या होगी, यहां इसकी कुल ऊर्जा इस रूप में होती है, E बराबर 1/2 mvb²। अवस्था कौन सी होगी, माना B अवस्था है, और प्लस mg। अब h हाइट के रूप में लें तो हाइट यहां कौन सी होगी, हाइट ये वाली होगी। पहले हमने h यहां तक लिया था, इस जगह तक, लेकिन अब हाइट ये है
और ये हाइट वाली यानी h में से आप इस x को निकाल दो तो यहाँ हाइट कितनी हो जाएगी, h माइनस एक्स हो जाएगी। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, h माइनस एक्स के रूप में लिख देंगे। और जब इसको हल करेंगे तो यहां भी कुल ऊर्जा जो है वो mgh के रूप में ही आती है। ऐसे ही पिंड चल करके जब इस अवस्था में पहुंचेगा, अवस्था C में, तो यहां भी कुल ऊर्जा किस रूप में रहेगी, ये B अवस्था, ये A अवस्था और ये C अवस्था। तो यहां हो जाएगा 1/2 mvc²। बिंदु C पर क्या हो गया, वेग हो गया, और प्लस mg, और यहां हम क्या लिखेंगे, 0। यहां क्या आ जाएगा, 0, क्योंकि ऊंचाई यहां नहीं है, इसलिए यहां इसी का जो मान है वो किसके रूप में रहेगा, 1/2 mvc², और बराबर किसके रूप में होता है, ये mgh के रूप में रहता है। ध्यान रखना है 1/2 mv² जो है वो किसके बराबर होगा, mgh के। क्यों, देख लीजिए यहाँ mgh E के बराबर है कि नहीं है, तो E बराबर क्या होगा, mgh। ऊर्जा किसी प्रकार से नष्ट नहीं हो रही है, केवल स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो रहा है, गतिज में। गतिज का रूपांतरण किस में हो रहा है, स्थितिज में हो रहा है। एक छोटा सा मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि कई बार जैसे क्वेश्चन जो आते हैं उसमें, अभी फर्स्ट ग्रेड में जो क्वेश्चन था कि जब भी पिंड ऊपर से नीचे की ओर गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण गतिज ऊर्जा में होता है। जितनी स्थितिज ऊर्जा में कमी होगी उतनी ही गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। यानी ऊर्जा प्रत्येक अवस्था में क्या रहेगी, संरक्षित। यदि इस अवस्था में 100 जूल ऊर्जा है, यहाँ 100 जूल ऊर्जा है, तो यहां भी कितनी होगी, यहां भी 100 जूल ऊर्जा होगी, और यहां भी कितनी ऊर्जा होगी, यहां भी 100 जूल ऊर्जा होगी। हो सकता है यहां किस रूप में हो, यहां 45 प्लस 55 के रूप में हो, 45 गतिज 55 स्थितिज हो। यहां किस रूप में हो सकता है, इस जगह 75 प्लस 55 के रूप में हो सकता है, लेकिन 75 प्लस 25 के रूप में हो सकता है, लेकिन उनका योग कितना होगा, 100 जूल के रूप में ही होता है। इस तरह से देखते हैं कि जब भी कोई पिंड को ऊपर से छोड़ा जाता है स्वतंत्रता पूर्वक, तो स्थितिज ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, गतिज ऊर्जा में होता है। एक इसमें जैसे छोटा सा क्वेश्चन ले हम कि पृथ्वी सतह से 10 मीटर की ऊंचाई पर 5 किलोग्राम द्रव्यमान का एक पिंड है, और ये पिंड जब ऊपर से नीचे की तरफ यहां टकराता है इस जगह, तो यहां इसकी गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, यहां उसका वेग क्या होगा, गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, उसका वेग क्या होगा। तो देखो आप सबसे पहले यहां E का मान निकालिए। E बराबर क्या होता है, mgh। E बराबर m कितना, 5 किलोग्राम, G कितना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और h कितना ले रहे हैं, 10 मीटर। तो यहां E जो है वो हो जाएगा कितना, 500 जूल के रूप में ये ऊर्जा होगी। इस जगह कितनी जूल ऊर्जा जूल है, 500 जूल है। ये कि ये ऊर्जा यहां होगी कि नहीं होगी भाई, मैंने पूछा कि एक पिंड 10 मीटर की ऊंचाई पर है, उसको स्वतंत्रता पूर्वक जब छोड़ा जाएगा तो यहां इस पिंड की गतिज ऊर्जा क्या होगी, गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा। तो गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा, 500 जूल होगा। जितनी ऊर्जा यहां होगी उतनी ही कहां होगी, इस जगह होगी। तो गतिज ऊर्जा का मान कितना हो गया, 500 जूल हो गया। अब यदि वेग भी पूछ लिया जाए तो हम वेग निकाल सकते हैं, क्योंकि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला लिख दो, 1/2 mv² बराबर 500 है। m का मान आपके पास में पड़ा है, तो यहां हम लिख सकते हैं 1/2 गुणा 5 गुणा v², और बराबर में क्या लिख देंगे, 500। बोलो v का मान आएगा कि नहीं आएगा, वेग निकाल सकते हैं यहां से। तो इस तरह से ऊर्जा संरक्षण से ये संबंधित जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसका दूसरा उदाहरण हम देखते हैं। एक स्प्रिंग जो होती है या पेंडुलम जो होता है, पेंडुलम सरल आवर्ती दोलक, यूं कह सकते हैं सरल आवर्ती दोलक भी ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना करता है। ऊर्जा संरक्षण के नियम की अनुपालना करता
है। किस तरह से करता है, यहां ये इसकी माध्यावस्था है, यहां विस्थापन क्या होता है, शून्य होता है, और यहां इसका विस्थापन सर्वाधिक होगा आयाम के बराबर, सबसे ज्यादा विस्थापन यहां होगा। तो देखो इसमें गतिज और स्थितिज की बात करें तो इस अवस्था में सर्वाधिक वेग होता है, यहां v मैक्सिमम होता है, और इस जगह v बराबर क्या होता है, 0 होता है। क्योंकि जब भी पिंड इस तरह से सरलावर्ती दोलन जब करता है तो ये वाली जो अवस्था होती है, इस अवस्था में उसका विस्थापन सबसे ज्यादा होगा, लेकिन यहाँ उसका वेग शून्य होता है। और ये जो माध्यावस्था होती है, इस अवस्था में वेग सबसे ज्यादा होता है। तो जहां वेग सबसे ज्यादा होगा वहां कौन सी सबसे ज्यादा होगी, यहां गतिज ऊर्जा अधिकतम होगी, गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है इस अवस्था में। बराबर यहां क्या होगा, शून्य। जबकि इस अवस्था की बात अपन करें, यहां वेग शून्य होगा, जबकि u का जो मान होता है वो कैसा होता है, मैक्सिमम होता है। मैंने उसमें भी आपको थोड़ा सा फास्ट इसलिए बताया क्योंकि वीडियो पर इतने डाटाज होते नहीं, और न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन न्यूमेरिकल वाले पार्ट में देखेंगे। अब चलते हैं अपन ऊर्जा स्थानांतरण के उदाहरणों पर, कि ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती है, उसके महत्वपूर्ण उदाहरण कौन कौन से हैं। तो ऊर्जा स्थानांतरण के उदाहरण, ऊर्जा स्थानांतरण स्थानांतरण के उदाहरण। देखो सबसे पहले अपन लेते हैं इसमें कि कोयले के जलने पर क्या होता है। कोयला के जलने पर पर्सन यहां से आता रहता है। कोयला जब जलता है तो कोयले के जलने में, कोयले के जलने का कारण जो होता है वो उसकी रासायनिक ऊर्जा होती है। तो इसमें होता है रासायनिक ऊर्जा का किसमें होगा, रासायनिक ऊर्जा का उष्मीय ऊर्जा में होता है, ऊष्मा में रूपांतरण होता है, ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है। ऐसे हम बात करें मोमबत्ती की, मोमबत्ती जो होती है उसके जलने पर क्या होगा, मोमबत्ती के जलने पर भी रासायनिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होगा, यहां ऊष्मा नहीं होगी, यहां क्या आएगा, प्रकाश। किसमें आएगा, प्रकाश ऊर्जा में। ऐसे ही रासायनिक ऊर्जा का एक उदाहरण अपन और देखें तो उसमें तीसरा जो उदाहरण है अपना है विद्युत सेल। सेल जो होते हैं उसमें भी क्या होगी, विद्युत सेल में होगी रासायनिक ऊर्जा, ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होगा, विद्युत सेल की अपन बात करें सामान्य चलता रहता है तो विद्युत सेल को जब हम काम में लेते हैं उस समय रासायनिक ऊर्जा ये किसमें बदलती है, ये विद्युत ऊर्जा में बदलती है। लेकिन पर्सन ये इस तरह का नहीं होता। सेल से दो टाइप बनती हैं, सेल से कितनी टाइप बनती है, दो। एक तो होता है सेल का आवेशन, क्या होता है, सेल का आवेशन, सेल को हम चार्ज करते हैं। और दूसरी जो इसमें है वो है का निरावेशन, जब सेल डिस्चार्ज होता है। जब आप मोबाइल पर बात करते हो वो निरावेशन की अवस्था होती है, और जब आप मोबाइल को चार्ज करते हो वो आवेशन की अवस्था होती है। तो चार्ज वाली अवस्था में बिजली आती है, तो बिजली आ रही है मतलब विद्युत ऊर्जा हो गई, विद्युत ऊर्जा। और बैटरी चार्ज होती है, बैटरी में ऊर्जा संचित होती है, तो यहां विद्युत ऊर्जा का किसमें हो जाएगा, रासायनिक ऊर्जा में होगा। जबकि निरावेशन अवस्था जो होती है ये वाली हो जाएगी रासायनिक ऊर्जा का किसमें होगा, विद्युत ऊर्जा में। क्योंकि जब हम बात करते हैं फोन के ऊपर तब बैटरी से ऊर्जा खींची जाती है, वो रासायनिक हो गई, और फिर वहां जैसे ध्वनि के रूप में है वो आपकी जो उसकी जो स्लाइड्स जो होती है उनका चलने का रूप मान लीजिए, अपन कोई प्रोग्राम वगैरह देखते हैं वो मान लीजिए, तो वहां क्या होगा, रासायनिक का विद्युत में रूपांतरण होता है। अब सेल की ही जब बात है तो एक होता है प्रकाश विद्युत सेल होता है, प्रकाश विद्युत सेल। लेकिन प्रकाश विद्युत सेल के नाम से प्रश्न नहीं पूछा जाता, आपको बता दूं मैं। क्या क्या पूछा जाता है, देखो इससे जो होता है सौर सेल पूछा जाता है,
सौर सेल में कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है, इसी के लिए फोटोसेल नाम आता है, फोटोसेल होता है। इसी के लिए सोलर प्लेट, ये तीन नाम जो है, फोटोवोल्टिक भी कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल भी इसे कहते हैं, फोटोवोल्टिक सेल, चारों एक ही चीज है। सौर सेल कह दीजिए, फोटो सेल कह दीजिए, सोलर प्लेट कह दीजिए, फोटोवोल्टिक सेल कह दीजिए। इसमें ये चारों के चारों जो चीज है वो प्रकाश विद्युत सेल है। इसमें कौन सी चीज का रूपांतरण किसमें होता है, किस ऊर्जा का किसमें बदलाव होता है, तो देखो सेल नाम से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। सेल के नाम से ही हमारे दिमाग में इस तरह से होगा कि शायद रासायनिक ऊर्जा होगी, ऐसा नहीं होता। जैसे प्लेट जो होती है, सोलर प्लेट जो होती है, हमने देखा है कि सोलर प्लेट के लिए सूर्य से आने वाला प्रकाश यहाँ प्लेट पर गिरता है और फिर प्लेट से नीचे क्या आता है, वायर आता है, फिर नीचे वायर आता है, और वायर कहाँ आता है, बैटरी में आता है, इस तरह से। तो आप देख लीजिए ये क्या है, प्रकाश है। कौन सी ऊर्जा है, प्रकाश ऊर्जा है। और इस प्रकाश का रूपांतरण किस में हो रहा है, बैटरी में तो हो रहा है, रासायनिक ऊर्जा में हो रहा है, लेकिन पहले बीच में क्या आ गया, ये वायर आ गया। और वायर में क्या होती है, वायर में विद्युत होती है। वायर में क्या चीज होगी, विद्युत। तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, विद्युत ऊर्जा में होता है, या कोई रासायनिक ऊर्जा नहीं है। तो यहां पर लिखेंगे कि सौर सेल जो होता है उसमें होता है कि प्रकाश ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है। किसमें रूपांतरण होगा, विद्युत ऊर्जा में। बड़ा महत्वपूर्ण है ये प्रकाश विद्युत सेल वाला। चलते हैं नंबर 5 के ऊपर हम। विद्युत मोटर। देखो विद्युत मोटर, तो विद्युत मोटर में विद्युत आ गई। जब उसमें लाइट आती है, विद्युत आती है, तो मोटर क्या करती है, कार्य करती है। और कार्य जो होता है किसका रूप होता है, यांत्रिक ऊर्जा का रूप होता है। तो यहां विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होगा, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। तो विद्युत मोटर। अब विद्युत मोटर के साथ में देखो मैं आपको बताऊं, जैसे कूलर है, तो कूलर में क्या होती है, मोटर होती है। पंखा, पंखे में भी क्या है, विद्युत मोटर है। तो यदि अकेला कूलर पूछा जाए तो भी विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होगा, यांत्रिक ऊर्जा में। यदि पंखा पूछा जाता तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होगा, यांत्रिक ऊर्जा में। इसी के साथ में जैसे मथानी है, जूसर है, जूसर में भी क्या है, मोटर है। आरा मशीन है, कुछ एक अपन देखते हैं मशीन, उन मशीनों में क्या होती है, मोटर लगी हुई होती है। तो उन मोटर के लिए विद्युत पंप, विद्युत मोटर, विद्युत पंप जो होता है, ये सारे एक ही श्रेणी में आते हैं। इन सब के लिए विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। फिर अपन बात करते हैं हीटर की। हीटर में क्या होगा, हीटर में लाइट आने पर उसका तंतु क्या होता है, गर्म होता है, और गर्म होने से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इसमें हो जाएगा विद्युत ऊर्जा का, इसमें ऊष्मीय ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। तो अभी हीटर में देखो, हीटर ही नहीं, विद्युत केतली है। विद्युत केतली किसके सिद्धांत पर कार्य करती है, हीटर के सिद्धांत पे कार्य करती है। यदि विद्युत केतली पूछा जाए तो यही होगा। विद्युत केतली के साथ में विद्युत प्रेस भी इसी सिद्धांत पे कार्य करती है। आपका जैसे टोस्टर जो होता है, जिसमें ब्रेड वगैरह अपन सेकते हैं, टोस्टर भी इसी सिद्धांत पे कार्य करता है। विद्युत प्रेस हो गई, विद्युत केतली हो गई, टोस्टर हो गया। गीजर भी हीटर के सिद्धांत पे कार्य करता है। आपका पानी गर्म करने वाली जो छड़ होती है उसको हम निमंजन छड़ कहते हैं। वो निमंजन छड़ जो होती है वो भी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। किसमें, विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, ऊष्मीय ऊर्जा में होता है। तो इस तरह से नाम तो है हीटर, लेकिन हीटर के साथ में 3-4 चीजें और साथ में
आ जाती हैं। ऐसे ही हम देखें इंजन, इंजन में कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है। तो इंजन में देखो फ्यूल अपन डालते हैं, फ्यूल में क्या होती है, रासायनिक ऊर्जा होती है, और वो रासायनिक ऊर्जा, फ्यूल जलता है, जलने से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। तो इंजन में क्या होगा, इंजन में ऊष्मीय ऊर्जा का, क्योंकि फ्यूल जो है जलेगा, उससे इंजन गर्म होगा, ऊष्मा निकलेगी, और फिर इंजन क्या करेगा, कार्य करेगा, और जहां कार्य आता है वहां क्या, कौन सी ऊर्जा होगी, यांत्रिक ऊर्जा। उसमें ऊर्जा का किस में रूपांतरण होगा, यांत्रिक ऊर्जा में होगा। अब इंजन, इंजन की बात करें तो इंजन में देखो रेल का इंजन, ट्रक, आपका स्कूटर, कार, ये सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, सारे के सारे इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, जहां उसमें ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। विद्युत प्रेरण, या इसे यूं कह सकते हैं विद्युत धारा जनितर, विद्युत धारा जनित प्रेरण शब्द जो है, विद्युत प्रेरण, ये आरएस में पूछा गया था कि विद्युत प्रेरण की अवस्था, विद्युत प्रेरण की घटना में कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है। जबकि विद्युत प्रेरण और विद्युत जनित्र जो होता है, उसके लिए की होता है कि पहले यहाँ क्या होता है, कार्य संपन्न होता है, टरबाइन को घुमाया जाता है, और टरबाइन को घुमाना क्या हो गया, यांत्रिक ऊर्जा होगी, और टरबाइन जब घूमता है तो उससे क्या बनती है, फिर बिजली बनती है, विद्युत बनती है। तो यहाँ यांत्रिक ऊर्जा का किस में रूपांतरण हो गया, विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण हो गया। तो इसके लिए लिखते हैं कि यांत्रिक ऊर्जा का, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में, और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मैं यहां ले रहा हूं, जैसे कि तापीय, अपन थर्मल पावर जो होता है, कोयला जो होता है, उसके जलने से विद्युत ऊर्जा का उत्पादन कैसे होता है। तो तापीय ऊर्जा उत्सर्जन, तापीय ऊर्जा उत्सर्जन में क्या प्रोसेस होता है, देखो यहां कोयला जो होता है, कोयला जलता है, तो कोयला जलता है तो कोयले में कौन सी ऊर्जा होगी, कोयले में रासायनिक ऊर्जा होगी। कौन सी ऊर्जा होगी, रासायनिक ऊर्जा होगी। जलता है, जलने में क्या होगी, ऊष्मा ऊर्जा होगी। अब कोयला जलता है, कोयले के जलने से ऊष्मा बनेगी, उस ऊष्मा से टरबाइन घूमेगा। टरबाइन, टरबाइन के लिए कौन सी ऊर्जा होगी, टरबाइन के लिए यांत्रिक ऊर्जा होगी। और टरबाइन के पश्चात विद्युत का उत्पादन जो होता है, उसके लिए अपन यूं लिखेंगे कि यांत्रिक ऊर्जा के पश्चात विद्युत ऊर्जा। तो जो भी थर्मल पावर स्टेशन होते हैं, तापीय संयंत्र यूं कह सकते हैं, तापीय संयंत्र, तापीय संयंत्रों में ऊर्जा का रूपांतरण किससे किस में होता है, तो वहां रासायनिक ऊर्जा उसमें ऊर्जा में बदलेगी, उसमें ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, और यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होगा, विद्युत ऊर्जा में होगा। इसी तरह से अपन आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 9 के ऊपर, कि जैसे वाद्य यंत्र जो होते हैं, उसमें कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है। जैसे सितार है, गिटार है, ढोलक है, इन सब में क्या देखते हैं हम, पहले उनको बजाने के लिए हमें कार्य करना पड़ता है, और जो हम कार्य करते हैं वो किसके रूप में होगा, वो यांत्रिक के रूप में होगा। तो यहां यांत्रिक ऊर्जा का किस में होगा, ध्वनि ऊर्जा में रूपांतरण होगा। यांत्रिक ऊर्जा का किस में होगा, ध्वनि ऊर्जा में। ऐसे ही माइक्रोफोन की हम बात करें तो माइक्रोफोन, जैसे ये माइक्रोफोन है,
अब यहां ध्वनि है और ये ध्वनि किस में आ रही है, इस वायर में आ रही है, तो वायर में क्या होगी, विद्युत होगी, तो ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण किस में हो गया, विद्युत ऊर्जा में हो गया। तो ध्वनि ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में, ध्वनि ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। ऐसे ही लाउड स्पीकर के लिए, लाउड स्पीकर की बात करें हम, तो लाउड स्पीकर में क्या होगा, पहले विद्युत और ध्वनि उसके बाद में उससे निकलती है, तो विद्युत ऊर्जा का किसमें होगा, ध्वनि ऊर्जा में होगा। अब ध्वनि से संबंधित देखो एक उदाहरण और है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है आपका झरना जो होता है, फॉल जो होता है, वाटरफॉल में कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है। वाटरफॉल की बात करें अपन, तो झरने में क्या होगा, ऊपर से गिरता है, तो ऊपर है तो ऊपर कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। स्थितिज का रूपांतरण किसमें होगा, गतिज में होता है। स्थितिज का किसमें होगा, गतिज में होता है। ऐसे ही स्थितिज और गतिज को हम क्या कहते हैं, दोनों के रूप को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यांत्रिक ऊर्जा का किसमें होगा, तो आप कभी भी देख लीजिए, झरना जब ऊपर से गिरता है तो हम दूर से ही उसकी आवाज को सुनते हैं, इसका तो वहां क्या होती है, ध्वनि होती है। तो इसमें यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होगा, ध्वनि ऊर्जा में भी होता है। और एक और है यांत्रिक ऊर्जा का, क्योंकि झरना जो होता है उसका पानी गर्म लगता है या ठंडा, तो झरने का पानी हमेशा ठंडा होता है, क्योंकि बड़ी बूंद जब छोटी बूंदों में टूटती है तो उसके कार्य करने के लिए बड़ी बूंद से ऊर्जा ली जाती है, इसलिए उसके ताप में क्या आ जाती है, गिरावट आ जाती है। इसलिए यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण यहाँ किस में होगा, उष्मीय ऊर्जा में भी होता है, उष्मीय ऊर्जा में। तो झरना जो है उसके लिए तीन होते हैं, स्थितिज का गतिज में, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा का किसमें होता है, उष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण होता है। नंबर 13, साइकिल चलाने पर, साइकिल चलाने पर, देखिए साइकिल हम कब चलाते हैं, साइकिल तभी चलाते हैं जब हमारे अंदर ताकत होती है, और वो किसके रूप में होती है, वो जैविक ऊर्जा के रूप में होती है। और जब हमारी जैविक ऊर्जा खर्च होती है तो साइकिल क्या करती है, कार्य करती है, वहां कौन सी ऊर्जा हो जाती है, यांत्रिक ऊर्जा हो जाती है। तो यहां यूं लिख सकते हैं, जैविक ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में। ऐसे ही नंबर 14, पत्थर को उठाने पर, जैसे पत्थर पड़ा है उसको आप नीचे से ऊपर की तरफ उठाते हैं, तो नीचे से ऊपर उठाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, कार्य, और वो कार्य जो होगा वो क्या हो गया, यांत्रिक हो गया। और पत्थर को ऊंचाई पर ला करके छोड़ेंगे तो उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, उसमें यांत्रिक ऊर्जा है, लेकिन स्थितिज ऊर्जा के रूप में है। तो यहाँ पत्थरों को उठाने पर यानी जैविक, क्योंकि कार्य किसने किया, हमने किया, जैविक ऊर्जा का गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में होता है। इसमें गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरण होता है, किस, पत्थर को उठाने पर। प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश संश्लेषण में क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होते हैं सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं और फिर उसी प्रकाश से अपना क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। तो वहां क्या होगी, रासायनिक क्रियाएं होगी। तो यहां होता है कि प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में। कई बार प्रश्न आता है ऐसे कि प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किसके द्वारा होता है। पहला ऑप्शन होता है कि सौर सेल, और दिमाग में झट से आता है कि सौर सेल प्रकाश लेता है और फिर नीचे बैटरी में स्टोरेज हो जाता है, तो हम सीधा किस पर पहुंच जाते हैं, रासायनिक ऊर्जा पर पहुंच जाते हैं। जबकि सौर सेल वाला नहीं होगा, इसके लिए क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण वाला जो ऑप्शन होता है वो इसमें क्या होगा, सही होगा। तो प्रकाश ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, रासायनिक ऊर्जा में होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये माइक्रो ओवन। माइक्रो ओवन में कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है। तो माइक्रो ओवन में देखो विद्युत आती है, क्या आती है, विद्युत से चलता है। तो विद्युत ऊर्जा का किसमें होगा।
अब दिमाग में ये होता है कि माइक्रो ओवन में तो कोई भी चीज पकाते हैं तो वहां तो उष्मा होगी, लेकिन मैं आपको बता दूं, आप कभी भी देखना माइक्रो ओवन जो होता है उसमें अपन कई बार कचौरी समोसे जो लेते हैं वो एक ठूंगे में कागज का जो पैकेट होता है उसमें डाल करके माइक्रो ओवन में रख देते हैं, तो वो कागज तो नहीं जला। यदि उष्मा होती तो कागज क्या होता, जलता। इसलिए माइक्रो ओवन में उष्मा नहीं होती, इस नाम में ही है माइक्रो। माइक्रो का मतलब क्या है, सूक्ष्म। माइक्रो का मतलब क्या है, सूक्ष्म। तो विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है, सूक्ष्म तरंग ऊर्जा में होता है, सूक्ष्म तरंग ऊर्जा के रूप में होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग जिसे कहते हैं अपन, तो माइक्रोवन में किस में बदलेगी, माइक्रोवन जो होता है ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, सूक्ष्म तरंग ऊर्जा में बदलता है। ऐसे ऊर्जा का उदाहरण नहीं है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बता देता हूं मैं। एक इन्वर्टर से संबंधित प्रश्न आता रहता है कि इन्वर्टर जो होता है उसमें कौन सी ऊर्जा किसमें बदलती है। तो इन्वर्टर में क्या होगा, इन्वर्टर में अपने दिमाग में ये रहता है कि बैटरी होती है इन्वर्टर के साथ में, तो विद्युत आकर के बैटरी में कंज्यूम हो गई, यानी विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में, और लाइट जाती है तो बैटरी से वापस अपने पंखे वगैरह चलने लग जाते हैं, तो वो क्या होगी, विद्युत। तब रासायनिक ऊर्जा का क्या हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा में, जबकि ऐसा नहीं होता। इन्वर्टर जो होता है, आप देखो स्विच जो होता है अपने, स्विच से दो तार एक डिब्बे में आते हैं और इस डिब्बे से फिर दो वायर निकल करके नीचे बैटरी तक जाते हैं। अब यहां ये स्विच है, ये बैटरी है, ये इन्वर्टर है, ये वाला इन्वर्टर है। तो यहां देखिए इन्वर्टर का क्या कार्य है, क्या कर रहा है इन्वर्टर, ये आने वाली जो लाइट है वो एसी के रूप में है, किसके रूप में, एसी के रूप में, और ये निकलने वाली जो है वो किसके रूप में है, डीसी के रूप में है। तो इन्वर्टर का कार्य क्या होगा, एसी को डीसी में चेंज करना और डीसी को एसी में चेंज करना होता है। तो इन्वर्टर एसी को किस में चेंज करता है, डीसी में, और डीसी को किस में चेंज करेगा, एसी में चेंज करता है। इसी तरह से और भी कुछ उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप दौड़ लगाते हो तो दौड़ लगाने में कौन सी ऊर्जा किस में बदलती है, तो दौड़ लगाने पर हम कार्य कर रहे हैं और वो कार्य किसके फलस्वरूप हो रहा है, हमारी जैविक ऊर्जा, हमारे पसीने आ रहे हैं, हमारी जैविक ऊर्जा का रूपांतरण किस में होता है, यांत्रिक ऊर्जा में होता है। और कुछ एक उदाहरण यदि आपके दिमाग में हो तो आप मुझे बिल्कुल मैसेज भेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।